आज की हमारी वीडियो का विषय है यूनिट फर्स्ट के प्रश्न उत्तर, यानी प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न हैं। ये गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल मैंने एक वीडियो डाल दी है, ये हमारी दूसरी वीडियो है, उसे भी आप अवश्य देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आपको यूजीसी नेट की सभी यूनिट की लगातार क्लास मिलेंगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार देंगे तो ये संभव हो पाएगा, क्योंकि आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखोगे तो फिर मेरा भी आत्मविश्वास टूट जाएगा, मैं भी फिर निरंतर नहीं रख पाऊंगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, कमेंट करें कि आपको प्रश्न कितने महत्वपूर्ण लगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान को दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक उचित समय पर पहुँच जाएँ। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी आएगा या कौन नहीं आएगा? कौन तो मतलब कि ये सजीव वस्तु के लिए होता है, तो सजीव व्यक्ति के लिए होता है, वस्तु की माफ़ी चाहती हूँ, वस्तु निर्जीव होती है। तो कौन सी, ठीक है, तो कौन नहीं आएगा? तो इसमें देखेंगे आप, तो माफ़ी, ये मगही है। बिहारी की बोली कौन सी नहीं है? बिहारी की बोली कौन सी है? मगही। तो बिहारी में आपकी आती है भोजपुरी। देखिए, बिहारी में आएंगे आपकी नंबर 1 भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये 3 बोलियां मैथिली में, बिहारी में 3 बोलियां आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। आगे बढ़ते हैं। भाषा का आरंभ होता है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भाषा की शुरुआत हुई तो उस समय क्या हुआ? आदि मानव थे, या अभी आप देखें पशु पक्षियों का उदाहरण बेहतर ही अच्छा है। कभी आप इन्हें, वो भी आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे उनकी भाषा समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो ध्वनियों से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जब आदि मानव था तब क्या था कि देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा है, या अंग्रेजी भाषा है, या पंजाबी है, फिर इनकी लिपियाँ हैं, तो ये सब शुरुआत से नहीं था। शुरुआत में आदि मानव क्या है, ध्वनियों से अपने विचार व्यक्त करता था। ये तो विकास होता गया, बाद में भाषा बनती गई, फिर उनकी लिपि बनती गई, इस तरह से निरंतरता चली रही। तो इसका उत्तर ए रहेगा, ध्वनि से। भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से। 33 का देखेंगे, कौन पूरी बोली की हिंदी नहीं है, यानी कौन सी पूरी बोली नहीं है? तो पूरी बोली की हम बात करें तो पूरी बोली है ये अब छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ी, इसे याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ी, ऐसे अवधी, वैसे बघेली और ये छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में आता ही है। पूर्वी हिंदी से प्रश्न हमेशा बनता ही बनता है। आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर रहेगा ब्रज, मतलब ए इसका रहेगा उत्तर। मेरे उत्तर बताने से पहले निशान लगा लिया करो, ताकि अपनी तैयारी का मूल्यांकन खुद कर सके कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी बाकी है, ठीक है। प्रश्न आसान है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं आप ये सोचो कि हार्ड ही प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 60% आसान बनते हैं, 40% हार्ड बनते हैं, 20% ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कर पाते हैं, 20% ऐसे होते हैं जो 10% तो ऐसे होंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। लगभग परीक्षा में 10% ऐसे जो कोई नहीं कर पाता, वो तुक्के वाली बात होती है। 20-30% ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे कर पाते हैं। 60% ऐसे होते ज़्यादातर जो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ वो 60% जो होते हैं ना, जो सभी करते हैं, तो हम पहले 60 प्रश्नों की तैयारी करेंगे, बाद में आगे और बाकी की करेंगे। और इन्हीं में से आप गलत कर दोगे आसान को, तो फिर बहुत दुख होता है कि आसान प्रश्न ही हमारा गलत हो गया। कोई विद्यार्थी ऐसे जैसे हार्ड से हार्ड ढूंढ कर करते हैं और वो आसान प्रश्नों को छोड़ देते हैं, वहीं उनकी गलती हो जाती है। तो इसको अन्यथा ना ले कि आसान है, ये नहीं आएगा, इसमें गलती आप नहीं करेंगे। कौन सी एक भाषा है? मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी है, बुंदेली है। तो देखेंगे इसमें आपकी पाली है। पाली क्या है? भाषा है। जैसे पहले बनी थी हमारी संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के 2 भाग थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई थी, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, अर्थवेद। लोकवेद जो लौकिक संस्कृति आम बोलचाल की भाषा थी, मतलब अनपढ़ भी इसमें बातचीत कर सकते थे, लेकिन जो वैदिक संस्कृति पढ़े लिखे की भाषा थी, ठीक है। और इसके बाद आती है हमारी पाली, जिसमें क्या है बौद्ध ग्रंथ रचे गए। फिर आती है हमारी प्राकृत, जिसमें जैन ग्रंथ रचे गए। उसके बाद आती है हमारी पाली प्राकृत, फिर हमारी आती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आती है हमारी अवभट, और अवभट के बाद हमारी आती है फिर हिंदी। तो ये हमारी भाषा का क्रम है, इसे आप याद रखेंगे। फिर से बता देती हूँ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट, हिंदी। तो ये हमारी भाषाओं का क्रम रहा है। तो इसका उत्तर रहेगा पाली, ठीक है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ रचे गए थे। आगे बढ़ते हैं। किसने मैथिली में भी रचना की है? जयदेव ने, विद्यापति, बिहारी ने। तो इसका उत्तर रहेगा बिहारी ने, क्या ना माफ़ी चाहूँगी, विद्यापति ने क्या है मैथिली में रचना की। अब मैं विद्यापति के उपनाम बहुत पूछे जाते हैं। इसे मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट कर लिया करो, महत्वपूर्ण प्रश्न। मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभिनव जयदेव कहा जाता है, ये प्रश्न बहुत आते हैं। अभिनव जयदेव कहा जाता है, ठीक है। इसके और भी बहुत अन्य उपनाम हैं। तो इन्हें मैथिल कोकिल क्यों कहा? पदावली की जो रचना की थी, जिसमें ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जो पदावली की जो रचना हुई थी वो मैथिली में की थी, इसलिए इसे मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसे इंग्लैंड में दाते और माफ़ी चाहूँ इटली में दाते, इटली में इसे दाते की संज्ञा दी जाती है। इटली में दाते जो हमारे बहुत ही दार्शनिक रहे हैं, और इंग्लैंड में इसे, इटली में दाते और इंग्लैंड में इसे चासर कहा जाता है, चासर के समान माना जाता है, ठीक है। बंगाली साहित्य का जनक भी कहा जाता है, बंगाली साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। बंगाली साहित्य का जनक भी कहा जाता है, बंगाली साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताके की रचना क्या है अवभट में की थी। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे कीर्ति लता, कीर्ति पताका, जो ये बोलेंगे मैम उसमें की थी, अपभ्रंश में की थी। तो ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन में अपभ्रंश भी है, अवभट भी है, तो आप अवभट पर निशान लगाओगे, क्योंकि अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप अवभट थी, ठीक है। अगर ऑप्शन में कीर्ति लता और कीर्ति पताका की जो रचना आ जाए किस भाषा में थी, तो आप अवभट और अपभ्रंश दोनों है तो अवभट करेंगे। लेकिन अगर आप अवभट ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप अपभ्रंश करेंगे। इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? प्रांत मतलब राज्य से है, स्टेट से है। तो हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड। तो 36 का आपका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात क्या है हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी हरियाणा और अन्य जो है केंद्र शासित दिल्ली के समेत इसमें 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, आप याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बन जाता है। देखिए दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरा बहुत गला खराब है, बुखार भी है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्लास निरंतर प्रोवाइड करवाऊंगी, इसलिए मैं इस क्लास को बना रही हूँ, ठीक है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हिंदी को संविधान में मान्यता मिली थी, मतलब माफ़ी चाहती हूँ, राजभाषा घोषित किया गया था, राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर इसका उत्तर रहेगा। इसके साथ ही 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अब ये 14 सितंबर तो सबको याद है, इसमें याद करने वाली बात नहीं है, लेकिन 10 जनवरी भूल जाते हैं। तो जो नए नए अभ्यर्थी हैं, पुराने वाले तो जानते हैं, जो नई नई तैयारी कर रहे हैं याद रखेंगे 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो 38 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी? मैथिली, एक मिनट, अवधि नहीं आती है भाई। अवधि क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधि पूर्वी हिंदी। देखिए हमने बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये 3 बोली आती हैं, जिसमें आपकी मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन, किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? तो इसमें देख लेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो हरियाणा की भी है, उत्तराखंड की भी है, मध्य प्रदेश की भी है।
तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो फिर पंजाब की कौन सी है, तो पंजाब की है पंजाबी, और इसकी पंजाबी की कई बार लिपि पूछ ली जाती है, याद रखेंगे गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि किसकी है, पंजाबी की है, गुरुमुखी पंजाबी है इसकी, ठीक है। इसके साथ एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर बोली जाने वाली बोली क्या कौन सी है, बुंदेली है, बुंदेली। मध्य प्रदेश में ये बुंदेली बहुत बोली जाती है। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है, इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें हिंदी बोली जाती है और लिखी जाती है, श्रीलंका, मॉरिशस, ईरान, मिस्र। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा मॉरिशस। मॉरिशस ऐसा देश है जिसमें हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। तो ये प्रश्न आप नोट कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो लिख लें आप इसे। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है, बिहारी, पहाड़ी, मौसमी, राजस्थानी। तो 41 का आपका उत्तर रहेगा आपका डी। मेवाती हिंदी किससे है, राजस्थानी। तो राजस्थानी की एक बार आप नोट कर लेंगे, मेवाती आती है इसके अंदर, मेवाती, मालवी आती है, मालवी, मारवाड़ी आती है, मारवाड़ी, और जयपुरी आती है। तो एक बार फिर से सुन लेना, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाई बोली भी बोलते हैं, जयपुरी को ढूंढाई भी बोलते हैं, ठीक है। फिर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी 5 बोलियां, जिसमें आपकी खड़ी बोली है, खड़ी बोली है, ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है और हरियाणवी है। खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली, ये 5 किस में आएंगी, पश्चिमी हिंदी। अब पहाड़ी के अंदर आएंगी कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब इसकी ट्रिक सुन लीजिए, पहाड़ी की रहेंगी, पहाड़ी गढ़वाली क्या है, कुमाऊनी है, पहाड़ी गढ़वाली क्या है, कुमाऊनी है, पहाड़ी की कुमाऊनी और गढ़वाली। गढ़वाली को आप घरवाली बोल लेंगे, उच्चारण के लिए कुछ नहीं होता है। कहीं आप बोलो कि मैम आप तो गलत पढ़ा रही हो, गलत समझा रही हो, तो जैसे ट्रिक के तौर पर बता रही हूँ, पहाड़ी घरवाली कैसी है, कुमाऊनी भी काम करने वाली है। और बिहारी में 3 मैंने बताई दी थी आपको, भोजपुरी आती है, मगही आती है और मैथिली आती है। तो पूरे प्रश्न का हमने क्या है, पोस्टमार्टम कर दिया है, इसका डी रहेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है, ये थोड़ा मैं इसको छुपा लेती हूँ, वैसे मुझे ध्यान नहीं रहता है कि भाई कोंकणी क्या है, पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आती है। हमने अभी हल किया कि गढ़वाली और कुमाऊनी क्या पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं और कोंकणी पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ज़्यादा शेयर करोगे तो हस्तलिखित नोट्स भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, बहुत यूनिट वाइज तैयारी करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाऊंगी, बहुत अच्छे से आप तैयारी करोगे। लेकिन क्या है, आपका प्यार और स्नेह आपको देना होगा, सहयोग बनाए रखना, तभी मैं प्रोत्साहन, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है, आपका प्यार ही। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि आपको ये प्रश्न कैसे लगी, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो मुझे ये लगेगा कि बोर हो रहे हो आप। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा दोनों है। तमिलनाडु की राज्य भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। बिहारी के दक्षिण जिलों में बोली जाती है, तो यहाँ अवधि बिहारी के दक्षिण जिलों में बोली जाती है। तो इसमें आपको सत्य देखना है, सत्य कौन सा है। 43वां प्रश्न आपके सामने है, तो इसका रहेगा आपका ए। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। अब ध्यान देंगे आप, अगर ऑप्शन में अलग अलग दिया है राजभाषा, मान लीजिए राजभाषा ऑप्शन नंबर ए है, बी इसमें हम करेंगे राष्ट्रभाषा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों अलग अलग है तो आप राजभाषा पर निशान लगाओ। क्यों लगाओगे, राजभाषा वो होती है जो हमारे राज्य के कार्यालय में प्रयुक्त की जाती है, जैसे आपकी कोर्ट है, स्कूल है, बैंक है, जो भी आपके राज्य की, जिसमें आपके राजकाज के काम संभाले जाते हैं, ठीक है, प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते हैं, तो आप राजभाषा उसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा वो होती है जिसमें हमारे अधिकांश क्षेत्र की भाषा, जैसे अधिकांश क्षेत्र के लोग इस भाषा को बोलते हैं। तो अब क्या है, अलग अलग है तो आप राजभाषा को लिख, अब क्या है, दोनों इकट्ठे दिए हैं तो इसलिए हम इसको ही निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि राजभाषा तो है हमारी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा इसलिए क्योंकि हमारे भारत के ज़्यादातर लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। अलग अलग ऑप्शन में आ जाए ए समझ के और बी,
तो इसको लगाएंगे निशान, ध्यान से समझ लेना। अगर दोनों इकट्ठे आए हैं तो फिर इसी को निशान लगाओगे, ठीक है। भाषा संस्कृत किस धातु से निष्पन्न हुई है? वाक से, बक से, तो सभी जानते हैं भाष से हुई है। 44 का आपका रहेगा बी। हिंदी कौन सा शब्द आगे बढ़ते हैं भाई। हिंदी का कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी, तो ये सभी जानते हैं। संस्कृत शब्द क्या है आपका? फारसी नहीं है। बाकी क्या है आपके? फारसी शब्द है। आगे बढ़ते हैं। किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? हिंदी को, गुजराती, अपभ्रंश, मराठी। 43वां प्रश्न आपके सामने है। तो अपभ्रंश को क्या नहीं माना जाता? आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। तो इसे क्या माना जा सकता? इसे अपभ्रंश को क्या है? किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो आपका रहेगा अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। अब देखें भाई, कई बार क्या होता है, इसके हाथ कहीं का कहीं लग जाता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो आप। ये मैंने कल करवा दी थे, जिसने नहीं देखे हैं तो ये प्रश्न आप अवश्य देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। ये आपके प्रश्न है जो यूजीसी नेट ने पूछे हैं, ठीक है। हम आ गए थे किसमें? पंजाब, यहाँ तक हमारा हो चुका था, मेवाती भी हो चुका था। तो ये भाषा कौन सी भाषा फारसी की नहीं, ये भी हमने कर लिया था। तो हम आगे थे 43वें प्रश्न पर। प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठ रूप का विकास कहाँ हुआ? प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठ रूप का विकास कहाँ हुआ? पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्कन, पूर्वी भारत। तो 43वें का रहेगा आपका मध्य भारत। परिनिष्ठ भाषा का मतलब होता है मानक भाषा, जिसमें शुद्धता दी जाती हो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि जो अपभ्रंश भाषा थी वो टूटी फूटी थी, मतलब तो ऐसी थी टूटी फूटी, मतलब ये नहीं कि भाषा को कोई तोड़ लिया, मतलब कि ये था जो आम बोलचाल में, जैसे हम हरियाणा से हैं तो हम हरियाणा में बोलेंगे तो उसमें क्या है, हम शुद्धता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। राजस्थानी बोली बोल रहे हो या किसी क्षेत्रीय बोल रही हो, चाहे वो आपकी बुंदेली है, तो इसमें हम भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो खड़ी बोली हिंदी है वो हमारी परिनिष्ठ है, यानी क्या शुद्धता पर, उसकी लिपि पर, उसकी व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान दिया जाता है कि व्याकरण संबंधी अशुद्धियां नहीं हो। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के कितने भेद हैं? अपभ्रंश के कितने भेद? तो ये प्रश्न शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसके आप ध्यान रखें। इसके 3 भेद है, ऑप्शन नंबर 3 देंगे, जिसमें डॉक्टर तगारे ने, ध्यान दे, नोट भी कर सकते हैं आप, डॉक्टर तगारे ने कहा था, तगारे ने, अपभ्रंश के 3 भेद है, पूर्वी अपभ्रंश, पूर्वी पश्चिमी अपभ्रंश और दक्षिणी अपभ्रंश। डॉक्टर तगारे ने अपभ्रंश के 3 भेद माने थे, पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश और दक्षिणी अपभ्रंश। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े आसान भी हैं, थोड़े से मुश्किल भी हैं, सब प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। 49वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पाली को खालिस्तान भाषा भी कहा जाता है, पाली को खालिस्तान भाषा भी कहा जाता है। तो देखें इसमें आपके पाली को कहा जाता है देश भाषा, देव भाषा, लोक भाषा। तो सभी जानते हैं पाली को क्या कहा जाता है, देश भाषा। आईएमपी लगा लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो पाली ने, जैसे अशोक है, सम्राट अशोक, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये आप सभी जानते हैं। बौद्ध धर्म 261 के कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था, इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। इन्हें अपने 99, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 99 भाइयों की हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठे थे। लेकिन बाद में इनको इतना नरसंहार हुआ तो ये अपने राज्य की तरफ गए, देखने लगे। तो वो देखे कहीं विधवाएं रो रही हैं, कहीं माताएं रो रही हैं, चारों तरफ रोन हाहाकार मचा हुआ है। तो उसने कहा कि मैंने ठीक है ज़मीन को तो जीत लिया, लेकिन लोगों के दिलों से मैं हार गया। तो उसी दिन इन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे और अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था। तो ये छोटी सी कहानी है, ये आप याद रखेंगे। मागधी किस भाषा को कहा जाता है? पाली, प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी।
तो इसमें आपका रहेगा बी। मागधी किस भाषा को कहा जाता है? पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है, जिसमें आपके महात्मा बुद्ध के क्या है? ग्रंथ हैं। महात्मा बुद्ध के ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं। प्राकृत में महावीर जैन के लिखे, महावीर जैन के, ठीक है। जैन धर्म मानता, महावीर जैन ने पूरा जैन धर्म ही मानता था। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की है? प्राकृत तथा अभ्रंश, संस्कृत तथा प्राकृत, अभ्रंश तथा हिंदी और संस्कृत तथा हिंदी। तो देखिए मेरे बताने से पहले आप लगा लिया करो निशान। तो इसमें आपका रहे ए प्राकृत और अभ्रंश। अब ध्यान से सुन, इनकी प्रसिद्ध रचना एक बहुत शब्दानुशासन है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। हेमचंद्र भी लगा होता है। हेमचंद्र शब्दानुशासन की बहुत प्रसिद्ध रचना है। कौन प्राकृत का भेद नहीं है? शोरसेनी, अर्धमागधी, कौशली, पसाची। तो देखेंगे आप निशान लगा ले कौन किसका भेद नहीं है। तो इसमें देखेंगे कौन प्राकृत का भेद नहीं है। तो 52 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? प्राकृत का भेद नहीं है। बाकी क्या है? प्राकृत के भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण किसकी? शिवपूजन सहाय की है, किशोरीदास वाजपेयी की है, रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की है। तो 53 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर क्या है? ए, शिवपूजन सहाय। किसके? प्राकृत दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय की है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इन्होंने चिंतामणि क्या है? इनके निबंधों का संग्रह था चिंतामणि। और चिंतामणि के इसके 4 भाग थे। चिंतामणि के कितने भाग थे? 4 भाग थे चिंतामणि के। तो इनकी ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये भी आप याद रखेंगे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में? हिंदी जो शब्द है, जैसे हर शब्द का अपने के वो है क्या है, इसकी ये शब्द किस भाषा से बना है? हिंदी भी किसी भाषा से बना होगा। तो यहाँ जिसने पढ़ रखा वो तो ठीक करेगा, बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें गलत करेंगे। वहाँ ऑप्शन में आपको हिंदी भी मिलेगा, ठीक है, हिंदी भी मिलेगा। तो हिंदी शब्द किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? हिंदी फारसी भाषा का। IMP लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी शब्द सर्वप्रथम किस भाषा में रचना हुई? हिंदी शब्द की पहले क्या है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। और मैं संस्कृत के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तत्सम के जितने भी शब्द हैं, जैसे आपके हैं आँख है, नैन है, तो इस प्रकार के जो आपके मयूर है, ठीक है, तो ये सारे किसके हैं? ये आपके हैं संस्कृत भाषा के शब्द। तत्सम के जितने शब्द होते हैं सारे क्या होते हैं? इसके होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। और तद्भव के जितने शब्द होते हैं सारे हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई की, अटल बिहारी वाजपेयी की, चौधरी चरण सिंह की। तो 55 का आप याद रखेंगे। 55 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मोरारजी देसाई ऐसे थे जो हमारे देश में जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना अवधि क्षेत्र का नहीं था? कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं? रचनाकार, माफी चाहूंगी, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैनेन्द्र। तो इसमें 56 का आप रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जैनेन्द्र ऐसे थे जो अवधि क्षेत्र के नहीं थे, यानी अवधि भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। अवधि हमारी पूर्वी हिंदी की भाषा है। और प्रेमचंद के बारे में आप जानते हैं, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कहानी सम्राट कहा जाता है। इन्हें 300 से अधिक कहानियां लिखी है। जयशंकर प्रसाद ये नाटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखा है और ऐतिहासिक नाटक इनका सबसे क्या है? राज्यश्री है। इनका पहला ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राज्यश्री है, ठीक है। सकंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारे किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? पूरे युग का नाम ही भारतेंदु युग के नाम पर पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु। और इनका जन्म हुआ 1880 में और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 35 वर्ष इन्होंने जिंदगी जी, लेकिन ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। 35 वर्ष की आयु में इन्हें पूरे युग का नाम इनके नाम पर पड़ गया। तो ये भी आप याद रखेंगे।
तुलसीदास की रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? जो रामचरितमानस है किस बोली में लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखेंगे, सभी जानते बोली की जगह या आप भाषा भी कर सकते हैं, भाषा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा अवधि में। क्या है? अवधि में। तो देखेंगे आप अवधि क्या है, और इन्होंने दोनों ही भाषाओं में लिखी थी, ब्रज में भी लिखी थी और क्या है, अवधि में भी लिखी थी। और इनके 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। 12 ग्रंथों को प्रमाणिक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कितने ग्रंथ माने जाते हैं प्रमाणिक? 12, याद रखेंगे। और जिसमें राम और मंगल आ जाए, राम और मंगल आ जाए तो वो क्या है? इसमें अवधि भाषा की रचनाएं हैं, जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, रामलीला नैछू। तो जितने भी राम, जिस भी ग्रंथ में, जिस भी रचना में राम आता है, मंगल आता है, सभी अवधि भाषा की। नोट कर लेना, ट्रिक बता रही हूँ। इसके बाद विनय पत्रिका है, ये क्या है? ब्रज भाषा में है। और इसमें 21 विनय राग है। विनय राग 21 क्या है? इसमें विनय राग है। रामचरितमानस के बारे में पूछा जाता है, इसमें 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है। और इसका क्या है, ये भी पूछा जाता है, इसको लिखने में कितना समय लगा? इसमें 2 वर्ष और 7 महीने इनमें लिखने में लग गया था समय, 2 वर्ष और 7 महीने। अब हमारे क्या है, संविधान को लिखने में कितना समय लगा? तो याद रखेंगे 2 वर्ष, इसमें 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये हमारे संविधान लिखने में ये समय लगा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बोलकर बता रही हूँ वो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि ये तो देखिए, ये तो यानी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनेंगे, आपके प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से वीडियो को देखते हो, ध्यान से सुन भी लिया करो। ठीक है। बिहारी की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहारी की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, पहले तो आप याद रखेंगे बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। एक प्रश्न तो आपका जीके का ये बन गया, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। अब देखो किस बोली, कौन सी बोली है? तो मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है। ये प्रश्न तो सभी कर दोगे। अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे क्या सोल्व करते, मगही। बिहारी में कौन सी? मगही, भोजपुरी और मगही, भोजपुरी और मैथिली, तो ये बोली जाती है। 3 भाषा बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको वेरी वेरी IMP लगा लेना और याद भी कर लेना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों को दूसरों के सामने भली भांति से प्रकट कर सकता है, यानी करता है। तो इसी के ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कामता प्रसाद का है, रामचंद्र शुक्ल का है, किशोरीदास वाजपेयी का है। तो याद रखेंगे बी, कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु का हमारे व्याकरण में बहुत योगदान रहा है, और कामता प्रसाद की कोटेशन हमेशा पूछी जाती है, यानी कि इनकी लाइनें आती हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। तो ये कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु का। किसका है? कामता प्रसाद गुरु का। आगे बढ़ते हैं। वह बोली, जब कोई बोली भाषा या व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण करते उसे क्या कहते हैं? जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? देखो भाई, पहले वो बोली है, फिर क्या है, उसके व्याकरण के नियम लगने लग जाते हैं। अब हमारी जो क्षेत्रीय बोली है, अब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें हम ये व्याकरण की शुद्धता थोड़ी ना देखते हैं। कहाँ पर भाई विराम चिन्ह आएगा, कहाँ पर संज्ञा का, कहाँ सर्वनाम का, कहाँ क्या है ये आपकी जो आती है जिसमें बोला जाता है कि जी कहीं जातिवाचक ये जो भी संज्ञा होते हैं, तो इन सब का प्रयोग हम बातचीत में नहीं करते। हमें क्या है, सिर्फ अपने भाव को व्यक्त करना होता है। तो इसमें आपका 60 का रहेगा परिनिष्ठित भाषा। यानी ये साहित्यिक भी हो सकता है, साहित्यिक भी कन्फ्यूज नहीं है, एक ही बात है। परिनिष्ठित साहित्यिक मानक भी हो सकता है, मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, साहित्यिक भाषा। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। देखिए, जब आप ज़्यादा प्यार दोगे, स्नेह, आपका सहयोग ही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। नहीं, मेरा भी मन टूट जाएगा, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है। और अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताया को क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वर्णों के और है ना, ये नहीं कि मेरे हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिलेंगे और सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और अपनी क्रमबद्धता बनाए रखना। वर्णों के सार्थक मेल से जिस वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, उपवाक्य। वर्णों के मेल से सार्थक वर्ण, इस सार्थक का मैंने कल भी बताया, असार्थक मतलब होता है अर्थ के सहित, अर्थ सहित, इसका मतलब होता है अर्थ सहित, ठीक है। तो अर्थ सहित में क्या है, अर्थ अक्षर का तो देखो वर्ण हो या ध्वनि हो, उसमें जैसे मैंने बोला कै, तो कै का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई बोला मैम नहीं निकल रहा है। अब मैंने लिख दिया कै, तो ये क्या है? वर्ण है। लिखा है मैंने कै, तो ये क्या वर्ण है, और मैंने बोला कै, तो ये क्या है? ध्वनि है। तो कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि और वर्ण में अंतर बताइए। जब हम वो ध्वनि को लिख देते हैं, लिखित रूप दे देते हैं, तो वो वर्ण बन जाता है। लेकिन जब वर्ण को लिखित रूप ना देकर सिर्फ मौखिक उच्चारण किया जाता है तो वो क्या होती है? ध्वनि होती है, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि बेल आइकन के दबाना क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक कुछ समय पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे समय पर देख पाएंगे, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत तबीयत ख़राब है, आज मुझे बुखार है। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़ी क्लास लेकर आऊँ, वीडियो थोड़ी और लंबी लेकर आऊँ, तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।